अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा चौहान है एंड आई एम अ हेमेटोलॉजिस्ट। एक बहुत ही रोज़मर्रा नज़र आने वाली एक डिसऑर्डर की आज हम बात करेंगे जिसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया, यानी कि लाल खून का नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना। आपने अक्सर अपने करीबी लोग देखे होंगे कि जो डिस्कस कर रहे हों कि भी मेरा लाल खून इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मुझे चेंज कराना पड़ता है। चेंज मीन्स कि निकलवाना पड़ता है हर महीने। तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस, यानी कि लाल खून बढ़ गया। और दूसरी टर्मिनोलॉजी है जी पॉलीसाइथीमिया। इसका भी यही मतलब है, बस 2 अलग नाम रखे गए हैं। पॉलीसाइथीमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस एक ही चीज़ है दोनों। पता कब चलेगा कि आपने देखा कि कोई फीमेल है या मेल है, उनका जो नॉर्मल अपर रेंज है फॉर हीमोग्लोबिन, वो जैसे इंक्रीज़ हो जाए, या हिमेटोक्रिट का लेवल, या रेड सेल मास इंडेक्स, ये तीनों अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। वो जैसे ही नॉर्मल से बढ़ जाएँगी, तो इसका मतलब है कि रेड सेल को जितना लेवल होना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोगों में तो फ़ैमिलियल होगा। जैसे कुछ अगर पहाड़ों पे लोग रहते हैं, ऊँचे इलाकों में रहते हैं, इस्लामाबाद, मरी, उससे आगे, या पठान हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें नेचुरली ही रेड सेल ज़्यादा होते हैं, नेचुरली ही ज़्यादा होते हैं। हाई एल्टीट्यूड हो गया या डिफरेंट जो लोग हैं, ख़ानदान हैं, उनमें ज़्यादा चल रहा होता है। हाँ, अगर ये वाले रीज़न नहीं है, फिर भी रेड सेल ज़्यादा आ रहे हैं, हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ रही है, या रेड सेल मास इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है, या हेमेटोक्रिट ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या ये प्राइमरी कॉज़ है, कि बोन मैरो तो नहीं ज़्यादा बना रहा सेल्स, या ये सेकेंडरी कॉज़ है। सेकेंडरी में क्या-क्या कुछ आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, वो है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है? दिल का मसला, लंग्स का कोई इश्यू, कोई अस्थमा है, कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ चल रही है उसको, हार्ट के वेल्व्स का कोई इश्यू है, या गुर्दों का कोई मसला है, जैसे एरिथ्रोपोइटिन ने वहाँ से सिक्रीट होना है, तो या दिमाग में कोई इश्यू तो नहीं है, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूमर्स हैं, किडनी के हो गए, उनकी वजह से तो नहीं बढ़ रहा। तो ये सेकेंडरी कॉजेज़ हो गए, कि आपने रूल आउट कर लिए कि जिगर का कोई मसला नहीं है, हार्ट का कोई मसला नहीं है, गुर्दों का कोई मसला नहीं है, दिमाग का कोई मसला नहीं है, ये रूल आउट कर लिया आपने। यानी कि सेकेंडरी नहीं है, इन बीमारियों की वजह से तो नहीं बढ़ रहे। और प्राइमरी में आपने ये देखना है कि क्या बोन मैरो तो नहीं ज़्यादा सेल्स बना रही। तो उसमें फिर मरीज़ कैसे प्रेज़ेंट करेगा? मैलर, ये जो चीक्स, बोन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रेड होंगी, बहुत ज़्यादा रेड कलर होगा उसका। ठीक है? उसके बाद मरीज़ क्या कहेगा कि मैं जब गर्म पानी से नहाऊँ तो मेरे पूरे जिस्म पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मरीज़ गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि मैं बता रही हूँ जिस सिम्पटम्स के साथ वो आपके पास आएँगे। है तो रेयर, लेकिन ब्लीडिंग के साथ भी आ सकता है और धब्बों के साथ भी आ सकता है मरीज़, ठीक है? लेकिन जब आप टिपिकली चीज़ें पूछना शुरू करेंगे तो फैमिली हिस्ट्री से लेकर उसको जो हेडेक हेडेक हो गया, मायल्जियाज़ हो गए, वीकनेस हो गई, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि क्योंकि खून गाढ़ा हो गया है, खून बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप जैसे ही सीबीसी कराएँगे तो उसमें आपको रेड सेल्स बढ़े हुए नज़र आएँगे, हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ होगा, हेमेटोक्रिट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो ये आपको एक क्लू मिल जाएगा कि रेड सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, जबकि व्हाइट सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। और अगर तीनों बढ़ जाते हैं तो उसको फिर हम पैन-माइलोसिस बोलते हैं। जैसे मैरो में कई दफ़ा जब आप करके देखेंगे तो तीनों बढ़े हुए होंगे उसमें। सीबीसी के बाद आप मॉर्फोलॉजी करेंगे, सेम गोज़ फॉर द मॉर्फोलॉजी, कि रेड सेल्स पैक स्मीयर होगा, बहुत ज़्यादा रेड सेल्स होंगे, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए होंगे स्लाइड में। तो आपको कन्फर्म हो गया कि पॉलीसाइथीमिया है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी कॉज़ है या सेकेंडरी कॉज़ है। सेकेंडरी में मैंने आपको बता दिया, लिवर को आपने देखना है, हार्ट को देखना है, लंग्स को देखना है, सीएनएस के प्रॉब्लम्स को देखना है, रीनल इश्यूज़ को देखना है, उन सबको आप एड्रेस करेंगे और उस ऑर्गन से रिलेटेड टेस्ट जब डॉक्टर कराएँगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आप प्राइमरी तो नहीं है, ये कहीं बोन मैरो तो नहीं बना रहा ज़्यादा, तो उसके लिए सीरम और एरिथ्रोपोइटिन लेवल करा के देखते हैं हम। उसके बाद हम क्या कराते हैं, जैक2 म्यूटेशन करा के देखते हैं। अगर ये म्यूटेशनल एनालिसिस पॉज़िटिव आ जाता है तो इट मीन्स कि ये प्राइमरी है। और जब आप बोन मैरो करके देखते हैं तो फिर बोन मैरो की बड़ी स्पेसिफिक सी फाइंडिंग आती हैं पॉलीसाइथीमिया के अंदर। लेकिन यूजुअली मसला आपका पहले ही हल हो जाता है कि जैक2 म्यूटेशन पे और सीरम एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स के ऊपर। अब क्योंकि रेड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर आप सेकेंडरी में कॉज़ को ट्रीट कर सकते हैं जिसकी वज़ह से रेड सेल ज़्यादा बन रहे हैं, तो
ठीक हो जाएगा। और अगर प्राइमरी कॉज़ है, म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, जीन्स के इश्यू की वजह से हो रहा है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट डिफरेंट देनी पड़ती है। हर महीने 1 ब्लड की बोतल निकलवानी पड़ती है इन लोगों को। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए कि प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, प्राइमरी एरिथ्रोसाइटोसिस वाला मरीज़ अपना ब्लड किसी को डोनेट नहीं कर सकता। बहुत से लोगों के ज़हन में ये आता है कि क्योंकि मुझे पॉलीसाइथीमिया है, डॉक्टर ने मुझे कहा है जी आपने हर महीने ब्लड डोनेट करना है और म्यूटेशन जैक2 पॉज़िटिव है, तो वो पेशेंट्स अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। जो ब्लड वो निकलवाएँगे हर महीने, वो पूरा का पूरा ब्लड और वो बैग डिस्कार्ड होगा। प्लीज़ ये खुद भी इस चीज़ को समझिए और आगे भी लोगों को बताएँ कि वो ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं होता। और ट्रीटमेंट अब उस हिसाब से है कि आपने ब्लड हर महीने निकलवाना है। अगर एज ज़्यादा है 40 ईयर से तो आपको एस्कार्ड भी देनी है, ताकि वो खून को पतला रख सके। उसके अलावा बाकी साइटो रिडक्टिव थेरेपीज़ हैं, जिसमें हाइड्रिया हो गई और बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो इसलिए प्लीज़ इसको बिल्कुल आम ना जानिए। पॉलीसाइथीमिया एक सीरियस इश्यू है, जिसका हल होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं पॉलीसाइथीमिया से या रेड सेल ज़्यादा हो जाने से, इसके मसाइल को सिर्फ़ वही समझ सकते हैं। जैसे हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं, जकावी बोलते हैं जिसको, उससे बहुत बेहतर हो जाता है प्राइमरी वाला पेशेंट। सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, ख़ारिश कम हो जाती है, हेडेक कम हो जाता है और बाकी जो फ्लशिंग है, एरिया एकदम से लाल हो गया फेस, वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और इस तरह के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए वो हम लोग लेके आते रहेंगे, ताकि जब आप खुदा ना ख़ास्ता इस मर्ज़ से दो-चार हों या आपके करीबी हों, तो आप उन्हें कुछ गाइड करने की पोज़ीशन में हों। बाकी ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है, चेक भी डॉक्टर ने ही कराना है, ट्रीटमेंट भी डॉक्टर ने ही देना है, लेकिन इतनी अवेयरनेस हम सबको आपको होनी चाहिए कि उस डिज़ीज़ को समझ सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।